संवाद जनादेश 2024 के इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन। आसन ज्वाइन करेंगे और आज की इस अवसर पर श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए मैं मंच के पत्रकार श्री विपिन जी और श्री राकेश जी को आह्वान दे रही हूँ। आप आए और संवाद स्थापित करें। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, झारखंड बीजेपी के प्रभारी। चुनावी संवाद सुबह से चल रहा है और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो झारखंड भाजपा के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के दौरे पर भी हैं और इत्तेफाकन आज हमारे कार्यक्रम में भी हमारे अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। लगातार अगर बात करें तो आज जो दिन है वो बीजेपी के लिए भी काफी अहम है। आज ही के दिन बीजेपी की स्थापना हुई थी। आज बीजेपी पूरे देश में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में भी मना रही है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा झारखंड बीजेपी के प्रभारी से, सर महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण मौका और सामने की जो चुनौती है वो भी काफी महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक जीवन में आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी 44 साल पूरे करके 45वें वर्ष में प्रवेश की है। लेकिन यदि हम 21 अक्टूबर 1951 को बल्ली मैदान दिल्ली में प्राइमरी पाठशाला के कक्ष की ध्यान करें तो उस दिन हमारे भारतीय जनसंघ की भी स्थापना हुई थी। दोनों सर्विस लेंथ को मिलाकर हम देखें तो आज हम 72 साल के हो गए। और लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शारीरिक क्षमताएं कम होती जाती हैं। लेकिन 72 साल के संगठन में युवा शक्ति का इतना जबरदस्त समावेश है कि हमारी क्षमता कम नहीं, हमारी क्षमता आज की तारीख में बहुत अधिक है। इसलिए 72 साल की एक विचारधारा जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है उसका आज स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से झारखंड की सभी जनता को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर। सर, झारखंड में आपकी पार्टी 14 की 14 सीटें जीतने का दावा कर रही है। आधार क्या है? सिर्फ मोदी जी की गारंटी है, उनका काम है, उनका चेहरा है, या फिर आपके सांसदों का 5 साल का कामकाज भी आधार बनेगा? चुनाव जीतने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनका मिलकर रिजल्ट निकलता है परिणाम के रूप में। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के काम पर, क्योंकि वैसे भी लोकसभा का चुनाव है, कोई राज्य की विधानसभा का चुनाव नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं खासतौर से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो जहां हम अपने अच्छे काम और विकास पर लड़ रहे हैं वहां झारखंड की वर्तमान सरकार की विफलताओं, अनाचारी और कदाचारी सरकार के विफलताओं के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में हम पूरी बात लेकर जाएंगे। जहां तक ये बात है कि कुछ और बिंदु भी ऐसे होते हैं जिनको कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पिछली सिटिंग सांसद की, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा जनता को यह विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता सुरक्षित है और राष्ट्र पहले है, भारत माता बचेगी तो भाजपा, सपा, बसपा, जेएमएम ये सब बचेंगे। इसलिए भारत माता अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को विश्वास है और वही विश्वास हमारी जीत का आधार बनेगा। जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो सर 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद अभी 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो मोदी की गारंटी और दूसरा अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है। तो ये क्या जो मोदी की गारंटी की बात पार्टी कह रही है, ये 10 साल के कार्यकाल के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति ना बने, सिर्फ एक चेहरे पर जनता वोट कर इसलिए कही जा रही है? नहीं, गारंटी को अगर मैं एक सरल शब्दों में कहूं तो वचनबद्धता, यानी जो कहा है उसको पूरा करने के प्रति वचनबद्ध। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषणा की थी उनको पूरा करने के मामले में शायद पहली कोई भी सरकार इतनी कामों को पूरा नहीं कर सकी थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। पूत के पांव पालने में दिखते हैं
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा इस देश में, प्रधानमंत्री बहुत हुए हैं, जिसने कॉन्फिडेंस के साथ छाती पर हाथ रखकर यह कहा है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मैं बनूंगा और जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं, लोकार्पण कर, उसका लोकार्पण भी मैं अपने हाथ से करूंगा। यह बात बड़े आत्मविश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कही है। फिर एक बात और, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के प्रति जो समर्पण दिखाया, और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, शायद आप लोगों की भी स्मृति में ऐसा कहीं नहीं होगा, जब सरकार आउटगोइंग स्टेज पर हो, 8 घंटे की कैबिनेट की बैठक चले। 8 घंटे की कैबिनेट की बैठक में अगले तीसरी बार जब सरकार बनाएंगे तो हमें क्या करना है यह तय कर दिया जाए और उसका ब्लूप्रिंट और रोड मैप बना लिया जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका रोड मैप बना लिया है। अभी मुंबई में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा था आरबीआई के अधिकारियों से कि 100 दिन तुम्हारे पास है, मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा, आप जो कुछ जनहित में आरबीआई के माध्यम से होना उसकी तैयारी कर लो। शपथ लेने के अगले दिन से झमाझम काम करना पड़ेगा 100 दिन तक। इस आत्मविश्वास के साथ जो जनता के बीच में जा रहा, उसी नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, एक सवाल है, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। 2014 में परिवर्तन की बयार और आपको 280 से ज्यादा सीट मिले। 2009 में पुलवामा, दुश्मन के घर में घुस के अपने मारा। ये 2024 में हम लोग हैं और अभी चुनाव का वक्त है, तो क्या इस बार राम जी बेड़ा पार करेंगे, राम जी का साथ मिलेगा? देखिए, सामान्यतः चुनाव में धार्मिक उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम लला अपने गर्भगृह में विराजे हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भाग लेने का अवसर मिला। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं रामायण के सीरियल के एक लाइन आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस सीरियल में एक गीत बजता था, राम जी की सेना चली हर हर महादेव। तो वही होगा, ये सारा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन जनता इस चुनाव की कमान संभालेगी। जनता स्वयं मतदान केंद्र पर जाएगी और निश्चित तौर पर ये गारंटी कह रहा हूं मैं कि आपको 400 पार की संख्या मिलेगी। ये अगर हमारे नेता का आत्मविश्वास है तो हम कार्यकर्ता का भी आत्मविश्वास ये है कि हम अपने नेता की बात को पूरी करेंगे और 400 पार ही करेंगे। 400 से एक भी सीट कम नहीं रहने वाली। वाजपेयी जी, और उसके लिए बता दूं, हमने धारा 370 खत्म करी। तो धारा 370 खत्म करी इसलिए कहा कि बीजेपी की 370 सीट और एनडीए पार्टनर्स की मिलाकर 400 पार। यह भारतीय जनता पार्टी ने इसमें तय किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब लोग यहां वरिष्ठ लोग बैठे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले। अब की बार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2 बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप चाहे सारे पन्ने पलट लेना, एक राम मंदिर नहीं मिलेगा, एक धारा 370 नहीं मिलेगी। वो हमारी सरकार ने समाप्त कर दी, उसकी पूर्ति कर दी है, इसलिए वो देखने को नहीं मिलेगी। और नए संकल्पों के साथ अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी। वाजपेयी जी, आप लोग मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी बीते दिनों 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही। तो गारंटी शब्द के इर्द गिर्द लोकसभा का चुनाव मंडराता नजर आ रहा है। किसकी गारंटी आपको भारी लगती है? जनता किसकी गारंटी पर विश्वास ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं आनी है, वो गारंटी कुछ भी दे लो। लेकिन हम जितनी गारंटी देना, उस गारंटी को पूरा करेंगे। उसका होमवर्क हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी की पूर्व की कार्य पद्धति के आधार पर, अनुभव के आधार पर, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसका होमवर्क पूरा हो चुका है। और आपको हमारी गारंटी यानी काम को पूरा करने की वचनबद्धता, और मोदी है तो मुमकिन है। इस आधार पर हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, वही हमारी गारंटी है। वाजपेयी जी, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्या आपको लगता है कि चुनाव में यह मैटर करेगा? इसका कोई साइड इफेक्ट आप लोग को महसूस है कि देखिए, कुछ हो सकता है? इसका काट क्या खोजा आप लोगों ने? मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, अन्यथा ना लीजिएगा। आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ईडी ने जांच की। ये जो आरोप लगाते हैं विपक्षी दल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, एक तर्क मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आपका यह मत रहेगा। मुझे ऐसा विश्वास नहीं है।
ईडी और सीबीआई ने जिस भी नेता या जिस भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की है, उस नेता को जिस दिन कोर्ट में पेश किया है, कोर्ट ने या तो ईडी को कस्टडी में दिया है दोबारा फर्दर जांच के लिए, या जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा है। एक उदाहरण ऐसा बता दो जिसको ईडी या सीबीआई कोर्ट तक लेके गई हो और उसे कोर्ट ने वहां से घर भेज दिया हो, जेल या कस्टडी में ना भेजा हो। इसका मतलब प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया में भी वो दोषी हैं। इसलिए ये जो लाभ लेने की बात सोच रहे हैं, लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो भी बड़ी विनम्रता पूर्वक। आदरणीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, लेकिन इस देश का आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाजों में गिना जाता है, भ्रष्ट और बेईमान समाज में नहीं गिना जाता। आज आदरणीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी की भावना का भड़काकर उससे बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, उस लुटेरे गैंग में आदरणीय हेमंत सोरेन जी के बाद जितने लोग हैं, आप सूची उठाकर देख लीजिए, उनमें कौन सा आदिवासी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचार किया है, जेल में वो गए हैं, न्याय प्रक्रिया अपना उसका फैसला देगी। उसके लिए इनको इस बात की क्यों परेशानी हो रही है, जल्दबाजी हो रही है। न्याय की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। सर, लेकिन जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको कैसे साधेंगे? क्योंकि एक सिंपैथी तो बन रही है हेमंत सोरेन के साथ, इसको देखिए, तो मानेंगे ना? ये मैं तो कम से कम इसको मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपका अपना अनुभव है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आदिवासी को कैसे साधेंगे, छत्तीसगढ़ में कैसे सधे हैं? सारी आदिवासी सीटें भाजपा के पास कहां से आ गई? नंबर एक। नंबर दो, आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा उस स्थान पर जाकर इस झारखंड राज्य के लिए और विशेष तौर पर आदिवासियों के लिए हजारों करोड़ के कार्यों को प्रारंभ करना। और संवैधानिक पद का मैं के चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इशारा करना चाहता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ये भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। सर, आपने ईडी की बात कही थी कि ईडी जिसको भी ले जाता है कोर्ट उसको जेल भेजता है, किसी को कभी ईडी ने छोड़ा नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है बड़ी प्रमुखता से एक बात उठाता रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कि बीते 10 साल में किसी भी बीजेपी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जहां जहां गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर एक्शन लिया जाता है, जो बीजेपी के बाहर का व्यक्ति है, दूसरे दल का है, उस पर कार्रवाई होती है। अगर मैं इसका काउंटर प्रश्न करूं, विपक्षी दलों के पास इस पब्लिक डोमेन है, तो खुला साम्राज्य है और आजकल सबके बारे में सब कुछ उपलब्ध है नेट पर। अगर विपक्षी दलों के पास भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध है तो ईडी को शिकायत क्यों नहीं करते? ईडी को शिकायत करे, उसे शिकायत के प्रथम दृष्टया उचित लगेगी, संज्ञान लेगा, लेकिन शिकायत तो देंगे नहीं। और खुद क्योंकि फंस रहे हैं तो बचाव के लिए कुतर्कों के आधार पर बचाव का रास्ता खोजेंगे, ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। सर, क्योंकि आप स्टेट के प्रभारी भी हैं, राज्य के प्रभारी हैं, एक बात जो बीजेपी को लेकर पहले भी मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की थी, शायद आप इसका सही जवाब देंगे। बीजेपी में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बाबूलाल जी की पार्टी का मर्जर हुआ, विलय हो गया। लेकिन अब सवाल यहां उठ रहा है कि बीजेपी का विलय जेवीएम में हुआ है कि जेवीएम का विलय बीजेपी में हुआ है? महत्वपूर्ण पद पर जेवीएम से आए हुए व्यक्ति बैठे हैं। आप ये निश्चित मानकर चलिए कि जिस बड़े दल में जब कोई छोटा दल मिलता है आके, तो वो विलीन हो जाता है और विलीन होने के बाद उस छोटे दल के कार्यकर्ता भी बड़े दल के कार्यकर्ता हो जाते हैं। अब बड़े दल के जब वो कार्यकर्ता हो गए तो उनका अधिकार केवल इस आधार पर कि उनके वो अतीत में जेवीएम के रहे थे, उनमें उनका अधिकार को रोका जाए, ये कभी लोकतंत्र में उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम में आने के बाद जिसका जो हक या जैसी पार्टी की आवश्यकता वैसा उसको उपयोग करना, ये नीति संगत भी है, तर्कसंगत भी है। सर, जो मोदी जी का विजय रथ है उसके आगे महागठबंधन चुनौती में मानते हैं आप? महागठबंधन चुनौती है झारखंड सहित पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? चुनौती? एक लाइन में पहले एक सेंटेंस को गौर कर लीजिए। जिस दिन इंडी गठबंधन
ने स्वरूप ग्रहण किया था, उस दिन इंडी गठबंधन का मंच कितना बड़ा था और मेज और कुर्सियां कितनी लगी हुई थी। आज इंडी गठबंधन के पास कितने लोग बच गए हैं और कितने दल बच गए हैं, एक बात। दूसरी बात, इंडी गठबंधन का मतलब भ्रष्टाचार से युक्त नेताओं और दलों का गठबंधन था, जो अपनी जान बचाने के लिए जब बाढ़ आती है तो सब सांप और नेवला एक ही नाव पर सवार हो जाते हैं। ये सांप और नेवला एक ही नाव पर सवार हुए थे, उसका परिणाम है। और धीरे धीरे धुंध छट गई है। अब एक तरफ भ्रष्टाचार से युक्त दल है और एक तरफ भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी है। सर, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपके दल के एक व्यक्ति ने निर्दलीय लड़के तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराया। अब धनबाद संसदीय सीट को लेकर उनकी कई सारी आपत्तियां हैं। उम्मीदवार के चरित्र पर सवाल है कि अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है और बीजेपी में अब बदलाव नजर आ रहा है, पहली वाली पार्टी नजर नहीं आ रही है। मैं कौन हूं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन सज्जन का, क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन उनको क्या दर्द हो रहा है, वो ना हमारे दल में है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना है। तो कृपा करके अपनी सीख और सलाह को अपने पास रखें और भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करने दें। सर, आप वाजपेयी जी, आप लगातार अभी प्रदेश में ही कैंप किए हुए हैं, धनबाद से लेकर तमाम जगहों पर आपका दौरा चल रहा है। इस बार जो जनता का मूड और मिजाज जो आप समझ पा रहे हैं, क्या कुछ जनता कह रही है सर? देखिए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प किया है कि 400 पार, तो संकल्प किया है भारत की देवतुल्य जनता के आधार पर, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके उनको एक रोड मैप दिया है। हम सब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम 400 पार भी करेंगे, जनता का विश्वास अर्जित करेंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अकाउंट फ्रीज कर दिया सर आप लोगों ने कांग्रेस का यह कहना है कि चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं आप मजबूती से। अगर कोई बिल्ली को आता देख कर कबूतर आंख मूंद कर बैठ जाए तो उसका भारतीय जनता पार्टी का या इनकम टैक्स विभाग का कोई दोष नहीं है। एक नोटिस आवे मेरे पास कि बिजली का बिल बकाया, मैं उसे इग्नोर करूं, उसको चेक भी नहीं कराऊं, और चेक करने के बाद जो बिल फाइनली डिसाइड हो जाए उसे जमा भी नहीं करूं, तो बिजली तो कटेगी। उसी तरीके से जब इनकम टैक्स का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, उन्होंने उस अकाउंट में से उतने पैसे निकाल लिए इनकम टैक्स के जितने ड्यू थे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम किसी भी कीमत पर चुनाव के दौरान कांग्रेस के पैसे के संबंध में, अकाउंट के संबंध में कोई कार्रवाई उत्पीड़न की नहीं करेंगे। सर, ये तो पुराना मामला है, आप तो खोद के निकाल रहे मामले, आरोप ये भी लग रहा है कहेगा पुराने मामले खोद के निकाले जा रहे हैं। देखिए, सरकारी पैसा उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर सरकार से कर्जा लिया है या सरकार का कोई ड्यू है तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ना हो कितने बाल है, जजमान आगे आ रहे हैं, इसलिए वो तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। वो कर देते तो ये परिस्थिति आज सामने नहीं आती। उन्होंने भी जानबूझकर राजनीतिक कारणों से, कांग्रेस पार्टी ने भी जानबूझकर राजनीतिक कारणों से धीरे धीरे ये दिन लाए हैं कि हम चुनाव का बहाना बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। सर, मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए थे और जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कहती है कि झारखंड को हमने बनाया है, हम संवारेंगे, उन्होंने कहा कि बीजेपी की भूमिका बस इतनी थी कि उस वक्त उनकी केंद्र में सत्ता थी, इसी बहाने वो क्रेडिट ले जा रहे हैं। लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी थी, हमने झारखंड दिलाया। झारखंड बना, उसका श्रेय लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। जिस संतान को पैदा किया होता उन्होंने, तो उसको अपने हाथों से बर्बाद नहीं करते। बर्बाद करने में या बर्बाद होते देखने में उनको भी कष्ट होता। झारखंड जैसे राज्य को जो खनिज संपदाओं से युक्त है, भारत माता का एक तरीके से अगर मैं कहूं तो तमाम पूजा अर्चना के स्थान यहां पर हैं। देवघर और वासुकीनाथ जैसे तीर्थ स्थल यहां पर हैं। उसको
स्वयं बर्बाद करने का काम इन सरकारों ने किया है दोनों ने। और जब बर्बाद कर रहे हैं तो अब दुहाई दे रहे हैं इस बात की कि हमने बनाया तुमने बनाया। सरकार जिसने बनाया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी किस दल के थे? है किसी के पास जवाब? भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारे बड़े नेता थे, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बनाए हुए कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में काम किए हुए कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरा बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, झारखंड बनाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और झारखंड को बर्बाद किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। सर कई सांसदों का पत्ता कट गया सर इस बार, कई सिटिंग सांसदों का पत्ता आप लोगों ने काट दिया इस बार, क्या भीतर गांठ का खतरा नहीं होगा? नहीं, देखिए टिकट दोबारा देने पे, रिपीट करने पर कई मानक होते हैं। सबसे बड़ा मानक होता है उस व्यक्ति का संसद के भीतर की परफॉर्मेंस, व्यक्ति की अपने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ संबंध की परफॉर्मेंस, व्यक्ति की अपने संगठन के प्रति समर्पण का भाव। सांसद बन गए और विधायक बन गए इसका मतलब नहीं कि हम संगठन से ऊपर हो गए। मेरा व्यक्तिगत मत है ये, व्यक्तिगत, कि सांसद विधायक की अपनी पार्टी के कार्यालय पर भूमिका है अध्यक्ष के अंतर्गत। मेरी अपनी कार्य पद्धति है कि अगर मैं बूथ पर जाता हूं तो बूथ के अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करता हूं, वार्ड में जाऊंगा तो वार्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करूंगा। अध्यक्ष प्रधान संगठन, संगठन सर्वोपरि, उसमें जब विभिन्न मानकों पर विचार करने के बाद अगर कोई निर्णय होता तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार उसने निर्णय लिया है। सर सीता सोरेन को लाकर उम्मीदवार बदल देना मजबूरी थी या जरूरी था ये बीजेपी? कोई मजबूरी नहीं थी, राजनीतिक दांवपेच था। और ईमानदारी की बात मैं कहूं कि वो सीट हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, खड़ा हो चाहे जिसको कर ले। सर ये फैसला जो आप लोगों ने लिया सीता सोरेन को लेकर, झारखंड के इतिहास में ये पहली दफा है कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। ये संथाल में बड़ा फैक्टर है और ये आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें काम करेगा ये? आदरणीय बहन सीता जी बार बार ये बात कह रही हैं कि मेरे पति की हत्या की जांच क्यों, मृत्यु की जांच क्यों नहीं होती? सरकार उस परिवार की थी, परिवार की बहू अपने पति की मृत्यु की जांच की अपेक्षा कर रही है। क्या मुसीबत आ रही थी उसमें? करा लेते। लेकिन किसी महिला का पति मरा हो और वो प्रभावी परिवार से हो, सरकारी परिवार से हो और वो ना हो तो आखिर कब तक घुटेगी एक महिला? जब उसने अपना रास्ता तय किया है और उस रास्ते पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई हैं, हमने उनका स्वागत किया है और उनको हम दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। सर जो गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, जिसने 19 के चुनाव में जिस गठबंधन ने आप लोगों को शिकस्त दी थी, उनका यह दावा है कि हमने जो काम किया है अब तक के कार्यकाल में, चाहे वो हेमंत जी के नेतृत्व में रहा हो या भी वर्तमान में नेतृत्व करता चंपई सोरेन है, उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो भारी पड़ेगा। ये गठबंधन को उम्मीद है झारखंड में कि झारखंड की जनता इस बार बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी। नहीं, जनता को हम बहका भी नहीं रहे हैं और जनता को कोई बहका भी नहीं सकता। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, मैं उन्हीं के क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, वो हमेशा कहते थे जनता को जितना कन्विंस कर लोगे उतना तुम्हारे खाते में अनुकूल रिजल्ट आएगा। जनता बरगलाई नहीं जा सकती। और आज की तारीख में, आज तो जिस तरह की पढ़ी लिखी जनता है, सबके मोबाइल में सारी दुनिया है, तो फिर जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, जनता को बहकाया नहीं जा सकता, जनता को समझाया जा सकता है और जनता का विश्वास अर्जित किया जा सकता है। उस अर्जित विश्वास के आधार पर सरकार बनाई जा सकती है। विपक्ष कह रहा है कि 2024 में 2004 जैसी स्थिति आने वाली है। इस बार जनता केंद्र में है, जनता चुनाव लड़ रही है और बदलाव की बयार है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने को मैं इस घमंडिया गठबंधन को रोक नहीं सकता। वो देखें, 4 जून तक वो आराम से देखें और 4 जून का सवेरा दोपहर 12 बजे तक धुंध छट जाएगी, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। सर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चुनौती सामने नहीं है? विपक्ष में क्या ऐसा चेहरा नहीं है या फिर आप लोग इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि सामने वाले को लड़ने में या लड़ाई में आने तक अभी लंबा समय लगेगा? अभी तक तो वो प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे। कारण उसका कुछ भी नहीं, ये उनका काम है। और हम प्रत्याशी घोषित करके
बूथ तक को मजबूत करने में लग गए। मैं आज भी जमशेदपुर में बूथ की बैठक लेकर आया, और बैठक नहीं, बिल्कुल स्पष्ट लाइन ड्रॉ करके आया हूं कि 4 दिन में यह काम चाहिए। वो भी प्रत्याशी नहीं तय कर, फिर प्रत्याशी तय होगा तो उसका पक्ष विपक्ष शुरू होगा, जो कांग्रेस की और इन दलों की परंपरा है। इसलिए मेरा कहना है वो करें, हम उनको चुनौती नहीं मानते। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जनता की खुशामद दरामद मान मनोबल करके हम उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वाजपेयी जी के समक्ष चुनौती है झारखंड में 14 की 14 सीटों पर कमल खिलाने को लेकर? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की श्रद्धा है, उनके द्वारा किए गए विकास के कामों के प्रति उनका अटूट विश्वास है। और मैं 2 बातें कहना चाहता हूं खाली पुनः स्मरण कराने के लिए। कोरोना आया, 3 वैक्सीन डेवलप करके जो विकसित देश थे संसार के, उनमें आबादी के अनुपात में कोरोना के पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनमें डेथ टोल, और हिंदुस्तान की डेथ टोल देख लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने अपनी देश की जनता की जान बचाने के लिए जो काम किया है। नंबर 1। नंबर 2, जिसके पैर न फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब आदमी नरेंद्र मोदी, गरीबी के घर से आए हुए प्रधानमंत्री। कोरोना में लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरी छूट गई, दुकानें बंद हो गई। इसको महसूस करके लॉकडाउन के दौर में पका हुआ भोजन घरों तक पहुंचाने का काम, और जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो 80 करोड़ लोगों को राशन निःशुल्क देने का काम। उसका कारण बताऊं मैं आपको। किसी मां की आंख से एक आंसू लुढ़के बच्चा उसका रोटी मांगे, अम्मा लाचारगी या बेचारगी दिखाए रोटी ना दे सके, इस परिस्थिति को नहीं पैदा होने दिया नरेंद्र मोदी ने। 80 करोड़ घरों में आज जो राशन जा रहा है वो नरेंद्र मोदी का संदेश जा रहा है, और ये संदेश जा रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके जीवन की किसी भी कठिनाई का मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपका समर्थन करूंगा। इसलिए हमें विश्वास है कि हम जनता का विश्वास अर्जित करेंगे और देश में एक बार फिर मोदी सरकार। सर, डबल इंजन की सरकार जब झारखंड में थी 2019 तक, 14 से लेकर 19 तक प्रधानमंत्री लगातार आते थे। प्रधानमंत्री ने कई सभाओं से कहा था कि झारखंड मेरे लिए लॉन्चिंग पैड है। उसी को आधार बना रहा है यहाँ पर विपक्ष, और कह रहा है कि अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार झारखंड में है नहीं, तो केंद्र हमारे रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ नहीं दे रहा है, योजनाओं में भेदभाव हो रहा है, और प्रधानमंत्री बहुत गाये बगाए झारखंड आते हैं। मैं आपके मंच से चुनौती देता हूं, चुनौती। फाइनेंशियल हैंडबुक और नियमों का में यह लिखा हुआ है कि जिस कार्य के लिए जितना पैसा अवमुक्त होकर आएगा उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप दोगे वित्त पोषित करने वाली संस्था को, तो आपको अगली किस्त आएगी। कारण यह है कि उसका ये यूटिलाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं। आया तो काम वो आम के लिए, खर्च किया इन्होंने इमली पर, उसका यूटिलाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं। यूटिलाइजेशन देते ही एक जांच का सामना इन्हें करना पड़ेगा, इसलिए ये भाग रहे हैं मैदान छोड़। नहीं सर, हमने सबका पैसा देने को तैयार है, लेकिन पिछला खर्चा करके जो उसका ब्यौरा तो दो कि कहां खर्च किया है। ये तो योजनाओं में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। मनरेगा का पैसे में भी, मनरेगा का पैसा भी मनरेगा के भुगतान के लिए आया, और मनरेगा में भुगतान न होकर अदरवाइज कहीं खर्च कर लिया गया। जब तक यूटिलाइजेशन नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। सर, आपने तो गरीबों का जो मकान बन रहा था उस पर भी रोक लगा दी। किस पर? गरीबों का जो देखिए, एक मकान बात बन रहा मैं था, साफ कह दूं, जहां जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वो सरकारें केंद्र की जनता के संबंधित योजनाओं को अपने राज्य में लागू करने से डर रही हैं, लागू नहीं कर रही हैं। और इन विपक्षी दलों की सरकारों के कारण उस राज्य की गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसीलिए जहां डबल इंजन की सरकार है वहां फायदा है, और जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां डबल इंजन की सरकार बनाने का हमारा प्रयास है, और हम सफलता हासिल करेंगे। 6 महीने के बाद असेंबली के इलेक्शन भी झारखंड में है। झारखंड विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत नवंबर-दिसंबर में होने हैं। हाँ, इस लोकसभा के बाद आप उसकी तैयारी में लगेंगे। क्या झारखंड में बीजेपी इस बार
जैसा पिछली बार आपने रघुवर जी को चेहरा बनाया था, सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनका नाम आगे किया था, बीजेपी नाम आगे करके विधानसभा लड़ेगी या मोदी जी के नाम पर चुनाव ये लड़ेगी? निर्णय करने का अधिकार तो मेरा नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा। लेकिन चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश के मन में मोदी कह के लड़ा गया और मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई। वाजपेयी जी, देश में एक चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा निशाने पर आप लोग हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से उसकी पूरी डिटेल को मांगा था। उस डिटेल के आधार पर, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर, प्रधानमंत्री कितनी बार झारखंड आएंगे लोकसभा के चुनाव में? प्रधानमंत्री देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक के प्रधानमंत्री हैं, भारत की जनता के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जरूर लेकिन प्रधानमंत्री वो भारत के हैं और उनको कहीं भी जाने से, रात के 2 बजे भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो उनका अधिकार है, वो जाएंगे और जब आवश्यकता होगी तब आएंगे। मेरा सर सवाल ये था कि झारखंड में चुनाव प्रचार में, कह रहा हूं ना, झारखंड के चुनाव पर, अरे उन्होंने चुनाव प्रचार पहले 2 चरणों का लगभग पूरा कर दिया। आज आखिरी चुनाव प्रचार सहारनपुर की सभा में बोले हैं, वो सहारनपुर और बिजनौर। मेरा निवेदन सुन लीजिए, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां चरण है। तीसरा चरण खत्म होते होते नरेंद्र मोदी यहीं छाती ठोक के बोलेगा झारखंड की धरती पर से। सर, वाजपेयी जी, दुमका का जो दंगल है, और ये कहा जा रहा है कि झारखंड की 14 जो सीटें हैं उसमें से सबसे दिलचस्प मुकाबला दुमका में होने जा रहा है। एक तरफ सोरेन परिवार की बड़ी बहू, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार नलिन सोरेन। आप भी ये मान रहे हैं कि दुमका में मुकाबला है, सियासी दंगल है वहां, या फिर लड़ाई एक तरफा है? नहीं, देखिए, सामान्यतः लोकसभा के सभी सीटों पर लड़ाई एक तरफा है। 1 लाख से जीते, 50,000 जीते, ये जनता के उस समय के मूड पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हम किसी परिवार से नहीं लड़ रहे हैं। हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ रहे हैं झारखंड में, और हम इसमें विजय हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो दुमका का मैदान हो और चाहे वो रांची का मैदान हो और चाहे वो जमशेदपुर का मैदान हो, चाहे वो धनबाद का मैदान हो। सर, कॉन्फिडेंस का आधार ये जो जनता का किया हुआ हमारा काम और जनता को हम मिला हुआ हमारा आशीर्वाद, वो हमारे कॉन्फिडेंस का आधार है। सर, 21 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी महारैली करने जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र बिंदु में रखकर। नहीं, मेरा ये कहना है, किसी भी राजनीतिक दल को जो भारत के किसी भी हिस्से में काम कर रहा है, उसको कहीं भी किसी समय भी अपनी राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार है। उसे कोई रोकना भी नहीं चाहिए, ना कोई रोक सकता। इसलिए वो अपनी रैली करें, हमें कहां दिक्कत है। रैली में से हमें कुछ मिलेगा तो हम टिप्पणी करेंगे, अभी तो फिलहाल रैली करें, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं सर, ये रैली उसी तरीके की होगी जो हाल में दिल्ली में हुई थी, जो हाल में महाराष्ट्र में हुई थी। विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे उस रैली में शिरकत करेंगे। एक लाइन कहना चाहूंगा, दिल्ली में भी आपके करस्पॉन्डेंट एंकर वगैरह होंगे, कृपा करके आपके कार्यालय पर भेज दीजिए पहले कितनी भीड़ थी और आज कितनी भीड़ है। रामलीला मैदान में रैली हुई थी ना, बिल्कुल है, लेकिन पहले कितनी भीड़ थी और अब कितनी भीड़ है। और फिर एक बात आज यहां कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये वो रामलीला मैदान है जिसमें अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन किया था, और अन्ना हजारे आंदोलन की उपज केजरीवाल साहब थे। और उन्होंने क्या किया, उसी अन्ना हजारे के मैदान, रामलीला मैदान में आज केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सारे देश भर के भ्रष्ट नेताओं को इकट्ठा करके और अपनी जान बचाने का एक कुप्रयास कर रहे हैं। भगवान की कृपा रही तो सफलता नहीं मिलेगी। सर, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, इस बार वहां का मिजाज क्या है? देखिए, 14 के चुनाव में कहा था मैंने कि इस कांग्रेस का संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में और समाजवादी पार्टी का संसदीय दल जाएगा इनोवा में। 5 वो जीते, इनोवा में गए, और आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल जी 2 जीते, वो मारुति 800 में गए। 7 यानी 83 हमको मिली,
73। अब की बार हमारा इरादा यह है कि हम 80 की 80 सीटें जीतकर भ्रष्ट लोगों के संगठनों का उत्तर प्रदेश की धरती पर से सफाया कर दें। जैसे अपराधियों का सफाया हो रहा है, जैसे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, जैसे अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सरकार जब्त करके वापस कर रही है, उनकी भूमि को वापस लेकर गरीबों के आवास बना रही है, उत्तर प्रदेश इसी प्रकार का बनता आगे बढ़ता रहे। इसके लिए इनसे शून्य करना और 80 की 80 सीटें भाजपा जीते, ये करना हमारा फर्ज है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर काफी कॉन्फिडेंट आप लोग लग रहे हैं कि 400 पार का जो नारा आप लोगों ने दिया है वो मैं देखिए अचीव करेंगे। सर मेरा सवाल उसमें जो है, तो तीसरी पारी, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी लगभग तैयार है कि तीसरी पारी की शुरुआत हम 4 जून के बाद करेंगे, कौन कौन सा वो बड़ा काम होगा जो तीसरी पारी में देखने को मिलेगा देश में? देखिए, जो बड़ा काम होगा वो अब से 19 तारीख है ना, 19 से पहले 5-7 दिन पहले आपको हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र मिल जाएगा और प्राथमिकता पर होने वाले पहले 100 दिन के बड़े काम आपको मिल जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि हम कॉन्फिडेंस हमारा इसी आधार पर है कि हमने काम किया है और भविष्य में काम करने का हमारा संकल्प है और जनता का पहले आशीर्वाद मिला है, जनता का आशीर्वाद फिर हमको मिलेगा, इस संकल्प के साथ हमारा आत्मविश्वास है। वाजपेयी जी, देश के 2 सिटिंग सीएम फिलहाल जेल में हैं। ये दाव कहीं बीजेपी पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा चुनाव में? 2 सिटिंग सीएम जेल में हैं, ये जो दाव है ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा बीजेपी पे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है, जिन्होंने जनता को लूटा है उनकी जगह जेल में, और जो जनता का लूटा हुआ धन उनसे छीनकर जनता को वापस करने का मैं काम करूंगा। दांव उल्टा नहीं पड़ेगा, दांव हमेशा सीधा जाएगा और भारत की जनता बेईमानी को बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं है, भारत माता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने पाकिस्तान की मान में घुसकर मार करने का काम किया, और जब मार करी तो भारत के सैनिक जब तक भारत की सीमा में वापस नहीं आ गए, कंट्रोल रूम में बैठे रहे, अपनी कोठी पे जाकर नहीं सोए। ऐसा नेता है, ऐसा नेतृत्व है, ऐसे नेता नेतृत्व और नियत के आधार पर हम सरकार दोबारा बनाएंगे। सर लोकसभा के चुनाव के साथ वाजपेयी जी, झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक छोटा सा उपचुनाव हो रहा है गांडे विधानसभा का, जहां बहुत हद तक संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो कि सक्रिय भी दिख रही है, वो उम्मीदवार होंगी। ये फैक्टर होगा क्या? राजनीतिक दल के नाते उनको अधिकार है वो किसी को भी उम्मीदवार खड़ा करें। हमने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और जो सामने आएगा उसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे बहन कल्पना सोरेन जी आए और चाहे कोई और आए। सर 2024 में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होगा, और क्या पूरी जो पॉलिटिक्स होगी 2024 की, पूरा जो चुनाव होगा, क्या इसी ताने बाने के आसपास होगा भ्रष्टाचार के? विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त देश, ये इस चुनाव का ताना बाना होगा। ये जो लड़ाई है सर, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव के मैदान में सब लोग हैं, तो लड़ाई तो हम इसे कहेंगे ही। जनता को निर्णय लेना है, जनता अब केंद्र में है। जनता के प्रति आप लोगों का ये लगातार कहना है कि हमने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया, और आने वाले समय में नए कमिटमेंट के साथ हम जनता के बीच आ रहे हैं। एक बड़ी बात कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी कि जो हाल बीजेपी का 2004 के चुनाव में साइनिंग इंडिया के दौरान हुआ था, फील गुड फैक्टर का जो हुआ था, कहीं वही 2024 में ना हो जाए। देखिए, मैंने अभी पहले कहा था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सपने देखें, उस सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे 4 तारीख की दोपहर 2 बजे तक। इसलिए वो देख लें, 4 तारीख तक तो देख लें। और दूसरी बात, हमारे नेता ने घोषणा की थी कि बड़े सपने देखना हमारा अधिकार है। बड़े सपने देखो, उनको पूर्ति करने का संकल्प करो और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करो, ये हमारे नेता का कथन है। सर स्वस्थ लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। झारखंड में आप झारखंड की राजनीति में विपक्ष में है, क्या बीजेपी को झारखंड में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसका कोई काम रास नहीं आया, कोई काम अच्छा नहीं लगा? मेरा इतना ही निवेदन है, ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात ठीक है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए,
लेकिन अगर कोई विकलांग होकर घिसट के चलने को तैयार हो तो हम उसके टांग पर नकली टांग लगा के कब तक खड़ा करके चलाएंगे? वो अपने कर्मों से जा रहे हैं और हम अपने कर्मों से आगे आ रहे हैं। सर, आपके नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी 2024 के चुनावी रण के लिए कितना तैयार है? प्रदेश बीजेपी मैं कह तो रहा हूं ना, हमारा काम बूथ तक चल गया है और असली लड़ाई बूथ पर होती है चुनाव की। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व रूप में हमारे पास करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर हमारे संगठन की ताकत, और ताकत भी कितना श्रेष्ठ कार्यकर्ता। किसी वजह से अगर बूथ पर कोई कठिनाई होती है या कोई एक बूथ हारता है तो मैंने कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू बहते हुए देखे हैं। इस प्रकार का भावनात्मक देवतुल्य कार्यकर्ता के आधार पर हम बूथ जीतेंगे। बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस सिद्धांत के अनुसार हम लोकसभा भी जीतेंगे। सर, पिछली बार विधानसभा में आप लोगों ने 65 पार का नारा दिया था। पिछले बार जब आपकी सरकार चल रही थी तो जुलाई और सितंबर तक कोई ये नहीं कह पा रहा था कि बीजेपी दोबारा सत्ता में झारखंड में नहीं आएगी। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, बड़ी हार बीजेपी ने उस वक्त झेली थी, मुख्यमंत्री हारे थे। और आज जैसा सुदेश महतो जी ने कहा कि ये हम हारे, हम अलग हुए, इसलिए ये गठबंधन जीत गया था, हम एक साथ लड़ते तो शायद हम यहां रिपीट करते। मेरा कुल मिलाकर इतना कहना है, एनडीए का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर निकलता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे एनडीए पार्टनर्स हैं, राज्य में हम केंद्र की अनुमति से एनडीए में किसी स्थानीय दल की वृद्धि कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एनडीए पार्टनर जो हमारे पास हैं, उनको साथ लेकर, उनको विश्वास में लेकर हम काम करेंगे, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। सर, आप पर विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि तमाम जो केंद्रीय एजेंसी हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, उसका आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और इस चुनाव में सियासी फायदे के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। ये प्रश्न अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पूछा था। एक बिंदु का कोई जवाब मुझे दिलवा दो, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा मैं भी हूं, कि अगर किसी मिस्टर ए के खिलाफ ईडी ने कोई शिकायत दर्ज की, जांच करने के बाद उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में ले गए, कोर्ट से रिमांड मांगा कि अभी हमें और पूछताछ करनी है, रिमांड मिल गया। रिमांड की 10-12 दिन की अवधि के बाद का हुआ तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अगर ईडी और सीबीआई के कदम गलत होते तो आप ये गारंटी से मानकर चलिए, कोर्ट उनको वहां से खड़े खड़े बरी करके घर भेज देता। खड़े खड़े घर बरी करके नहीं भेजा, उनको जुडिशियल कस्टडी में या रिमांड पर देने का काम किया। इसका मतलब है कि वो प्रथम दृष्टया अपराधी हैं। सर, जो चुनाव 7 चरण में देश में लोकसभा के हो रहे हैं, जो लंबा पीरियड है, ऐसी चर्चा है कि शुरुआती दौर के चुनाव के बाद अभी 2024 में जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं, उसका जो चुनावी कार्यक्रम वो काफी लंबा है, थकाऊ होगा आप जैसे लोगों को? देखिए, चुनाव हमेशा 7, 6, 7, 8 चरणों में होता है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। आपके अनुभव में होगा या है नहीं, मैं नहीं कह सकता, मेरे अनुभव में तो है। जब चुनाव होता है तो थानों पर एक मुंशी रह जाता है और एक पहरा रह जाता है, थानों से भी फोर्स खत्म हो जाता है। इसलिए और खास तौर से झारखंड में, क्योंकि यहां की जो परिस्थिति है उस नाते अधिक फोर्स की आवश्यकता है। नहीं, झारखंड जैसे 14 सीट के छोटे राज्य में 4 चरणों में चुनाव गया है, उसके पीछे का कारण है फोर्स का डिप्लॉयमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। सर, आप आसू के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपकी अलायंस है, तो बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर समन्वय बने आसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, उसको लेकर क्या एक्शन प्लान है सर? उस दिशा में क्या प्रयास है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही रांची में एक बैठक की गई थी और उसमें आसू के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुदेश महतो जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी और हम जैसे सभी कार्यकर्ता उसमें बैठे थे। और आजसू के भी जिला अध्यक्ष थे और हमारे भी जिला अध्यक्ष थे और एक कोऑर्डिनेशन की बात सामने आई है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की रैली में, क्योंकि मेरठ में भी गठबंधन हमारा है अजीत सिंह जी की पार्टी से, चौधरी जयंत जी की पार्टी से, उन्होंने ये वाक्य कहा था कार्यकर्ताओं से और जनता से
कि गठबंधन धर्म का पालन ईमानदारी से करना, गठबंधन धर्म के पालन में से ही नई सरकार को, नए लोकसभा सांसद को निकालना, ये उनका निर्देश है जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां भी गठबंधन हमारा है वहां हम गठबंधन धर्म का ईमानदारी से पालन करेंगे, एनडीए पार्टनर दोनों तरफ से। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अब की बार केरल में देखना क्या होगा, सर तमिलनाडु में देखना क्या होगा। सर गांडे में क्या आपसी समझौता नहीं हुआ था? क्योंकि नाराजगी कहीं ना कहीं सुदेश महतो की नहीं, देखी। एक तरफ वो तैयारी कर रहे थे, आपने एक 2 साल सेकंड, तक एक अनाउंस सेकंड। कर दिया कैंडिडेट। नहीं, मैं उस पर सार्वजनिक टिप्पणी मीडिया के सामने नहीं करूंगा। वो हम दोनों एनडीए पार्टनर हैं, अगर कोई कहीं कठिनाई है तो आपस में बैठ के बात कर लेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर गांडे का भी लड़ाई लड़ेंगे और 14 की 14 लोकसभा सीट भी जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ झारखंड भाजपा के प्रभारी। आपने सुना कितनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, गठबंधन की बातों को रखा, प्रधानमंत्री के जिस चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है उन बातों को रखा। ये आशा भी जताई है कि इस बार देश की जनता जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है उसकी ओर कदम बढ़ा रही है। हालांकि 4 जून को परिणाम आना है, उस दिन जनता का जनादेश सामने आएगा और जिस तरीके से यह कारवां चल रहा है आगे आने वाले समय में भी कई हमारे महत्वपूर्ण मेहमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो भी बताएंगे कि उनके दल की, उनके गठबंधन की तैयारियां क्या है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी संवाद स्थापित करने के। कुछ ही मिनटों के अंदर हम ये संवाद जारी करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।